प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है इल्तुतमिश की उपलब्धियां। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए हो सकता है इसको 2 या 3 वीडियो में आपके सामने पेश करूं। तो बात करते हैं इल्तुतमिश की। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने अपने पूर्ववर्ती पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे भारत में मुस्लिम आक्रमण और मुस्लिम राज्य की स्थापना के संदर्भ में हमने चर्चा की है विस्तार से। उसी कड़ी में आगे बात करते हैं। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह नामक व्यक्ति ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास था, पहले गोरी के दासों में से रहा, फिर ऐबक का दास बना। तो वो अमीरों द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात उसने दिल्ली में जो आराम शाह नामक व्यक्ति ने अधिकार किया था उसकी सत्ता को चुनौती दी और दिल्ली के समीप दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह लड़ता हुआ मारा गया और दिल्ली पर इल्तुतमिश की सत्ता स्थापित हुई। दिल्ली का शासक बना, सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इल्तुतमिश अपने सभी भाई बहनों अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसके भाइयों ने उसको एक व्यापारी को बेच दिया और अंततः वह ऐबक के संपर्क में आया। ऐबक ने उसको खरीद लिया और जब गोरी ने एक बार इल्तुतमिश को देखा था तो उसकी प्रतिभा से अत्यंत ही प्रभावित हुआ और उसने ऐबक को कहा था कि इसका ध्यान रखना, इसके जो लक्षण हैं वो राजयोग के लक्षण हैं, अर्थात वो शासक यानी सुल्तान भी बन सकता है। और वो जो गोरी की दूरदर्शिता थी, दूरदृष्टि जो सोच थी उसकी दूरदर्शी की वाली, वो साबित हुई और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। हम जब आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक परीक्षार्थी के रूप में आप जब एग्ज़ाम देते हैं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो उसमें एक प्रश्न प्रमुखता से पूछा जाता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, यह स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इल्तुतमिश की उन उपलब्धियों को, उन विजयों को हमें देखना है, समझना है, जानना है कि जिनके कारण ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हुए इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। तो हम बात करते हैं इल्तुतमिश की उपलब्धियों की। थोड़ी सी बात करते हैं कि इल्तुतमिश की प्रारंभिक क्या कठिनाइयाँ थी। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसका जो राज्य था वो अत्यंत छोटा हो चुका था। दिल्ली शिवालिक पहाड़ियों यानी बहुत छोटा उसका राज्य था और जो आराम शाह के गद्दी पर बैठने को लेकर या ऐबक के शासनकाल में इतनी आक्रामक नीतियों को नहीं अपनाने के कारण कई कारणों से भी राजपूत शासकों ने, रियासतों ने अपने अपने को कई क्षेत्रों में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण जो समस्या थी उसके सामने, जो गजनी का शासक था यलदौज, वो दिल्ली को अपने अधीन मानता था और दिल्ली पर अधिकार का दावा करता था। इस समस्या से भी इल्तुतमिश को मुक्त होना था। चौथा, जो कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा, जो मुल्तान और सिंध का शासक था, उसने इल्तुतमिश की इन परेशानियों को, कठिनाइयों को देखते हुए भटिंडा, सुरसूती, लाहौर आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और वो भी क्योंकि आप जानते हैं कि वो यलदौज और कुबाचा, इल्तुतमिश ये सभी ऐबक और गोरी के दास रहे थे उनके जीवन में, तो उनका भी, वो भी महत्वाकांक्षी थे और वो भी दिल्ली पर अपना स्वाभाविक दावा पेश करते थे। तो ये भी इसके सामने एक बड़ी समस्या थी
इल्तुतमिश के। इसके अलावा बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत थी उसके लिए कोई स्थायित्व, प्रशासनिक स्थायित्व, सैनिक स्थायित्व भी नहीं था। इस प्रकार इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी और इल्तुतमिश ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा, अपनी योग्यता, कूटनीति के बल पर इन समस्त समस्याओं से मुक्त हुआ। वो इन समस्याओं को, कठिनाइयों को, परेशानियों को, बाधाओं को पार करके वो दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ और स्थायित्व देने में सफल रहा। तो चलिए हम बात करते हैं इल्तुतमिश की जो उपलब्धियां हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इक्ता प्रथा का गठन, इक्ताओं का गठन। पहला पॉइंट के हिसाब से बात करते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी नोट्स भी भेज दिए हैं PDF फाइल में, तो आप कृपया उन्हें भी देखें, पहले बाद में वीडियो देखें। कई विद्वान ये बात से सहमत हैं कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश से पहले प्रांत, राज्य, जिनको इक्ता भी कह सकते हैं, इनके गठन के पश्चात तो प्रांतों, राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं था और सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में इक्ताओं अर्थात प्रांतीय जो व्यवस्था थी, वो जो ढांचा था, उसको स्थापित किया था। तो इक्ता प्रथा का गठन का स्थापना और राज्य का स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के समय इक्ता प्रथा का जो उद्देश्य था, जो इक्ता प्रथा को उसने लागू करने का उद्देश्य था, वो ये था कि भारत में जो सामंती व्यवस्था मौजूद है उस सामंती व्यवस्था को नष्ट करना और जो दूर दराज के क्षेत्र थे, भूभाग थे, उनको दिल्ली से यानी राजधानी से संबंधित करना, उनको जोड़ना। तो इल्तुतमिश के समय इक्ता छोटे भी थे और बड़े भी थे। इक्ता के जो अधिकारी था उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुक्ता, वली आदि के नाम से उसको जाना जाता है। मुक्ता, वली जो था उसको सामान्यतः जो परिभाषा में, सामान्य बोलचाल में जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वो था इक्तेदार, इक्तादार। नहीं, पद का नाम था मुक्ता या वली। इक्तेदार की हम बात करते हैं तो ये पद वंशानुगत नहीं था, ये सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था इक्तेदार। और इसके प्रमुख कर्तव्यों की हम बात करते हैं तो इक्ते का यानी अपने प्रांत का प्रशासनिक व्यवस्था चलाना, सैनिक रखना, युद्ध के अवसर पर सुल्तान को सैन्य सहायता देना, अपने इक्ते में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण रखना, लोगों के आपसी मुकदमों का निपटारा करना, कर वसूल करके, भूमि कर वसूल करके जो अपना प्रशासनिक व्यय होता था इक्तेदार का खर्चा, उसको निकाल करके जो बाकी की रकम बचती थी, जिसको फवाजिल कहा गया था, फवाजिल कहा जाता था, उसको केंद्रीय कोष में जमा कराना, ये इक्तेदार के प्रमुख कार्य थे। इक्तेदार को जो मुस्लिम राजनीति शास्त्र पर जो ग्रंथ है, तारीख़ गुजीदा या और भी जो ग्रंथ हैं, उनमें ये कहा गया है कि इक्तेदार को प्रति 3 वर्ष पश्चात उसका स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं, पक्षपात की या किसी भी प्रकार की, वो ख़त्म हो जाएं। तो दिल्ली सल्तनत के लिए इक्ते की स्थापना या इस इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरी बात करते हैं, जो दूसरी उपलब्धि थी इल्तुतमिश की, वो थी 40 गुलामों के दल का गठन करना। यानी जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1210 ईस्वी में, तो उसको
कुतुबी जो अमीर थे, कुतुबी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अमीर थे, उसके जो समर्थक थे कुतुबी अमीर, उन्होंने, और मुइजुद्दीन बिन शाम जो गोरी के समर्थक थे, दास थे, अमीर थे, उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध किया था जब वो गद्दी पर बैठा। तो अब इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था कि वो ऐसे एक वफादार दल का, ऐसे वफादार लोगों के एक दल का गठन करे, उनकी स्थापना करे जो केवल इल्तुतमिश के प्रति समर्पित हों, वफादार हों, विश्वास पात्र हों और भरोसेमंद हों, जिन पर इल्तुतमिश सभी प्रकार से आंख मूंद कर भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए उसने, इल्तुतमिश ने अपने वफादार लोगों का एक दल बनाया जिसको 40 गुलामों का दल कहा जाता है, और जिसको इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही में तुर्कान-ए चीहलगामी नाम दिया है। और इस दल के जो भी सदस्य थे, 40 गुलामों के दल यानी तुर्कान चीहलगामी के जितने भी सदस्य थे, वो सभी की नियुक्ति, उनको नियुक्त करना योग्यता के आधार पर, उनकी वफादारी के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, वो सब कुछ इल्तुतमिश पर निर्भर करती थी। और उनकी स्वामी भक्ति, उनका समर्पण, उनका संपूर्ण जीवन, सब कुछ इल्तुतमिश पर निर्भर करता था। और ऐसे वफादार और योग्य लोगों के कारण इल्तुतमिश सफलतापूर्वक और इतनी शांति, समृद्धि, उपलब्धियों के साथ वो शासन कर पाया है। ये भी उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। तीसरी जो उपलब्धि की हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, वो है कि मैंने आपको बताया कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तो यलदौज गजनी का, नासिरुद्दीन कुबाजा, सिंध, मुल्तान, पंजाब का जो क्षेत्र उस पर शासन करता था, इल्तुतमिश के समकालीन थे और वो भी बराबरी का दावा करते थे। तो यलदौज इस समय गजनी का शासक था, और गजनी का शासक होने के नाते वो यलदौज अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, और दिल्ली को भी उसकी अपनी एक पैतृक संपत्ति की तरह वो पेश आता था, और वो अपने आप को दावा करता था कि दिल्ली का राज्य जो मुस्लिम राज्य है, वो उस पर भी उसका स्वाभाविक रूप से अधिकार है। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तब यलदौज ने, जो गजनी का शासक था, उसने राजकीय छत्र चिन्ह भिजवाए जो इस बात का प्रतीक थे, जिसको स्वीकार करने का ये अभिप्राय था कि अधीनता स्वीकार करना। तो गजनी से जो यलदौज ने जो राजकीय छत्र चिन्ह भेजे, इल्तुतमिश ने अपनी कमज़ोर परिस्थिति को देखते हुए, अपनी शुरुआती समस्याओं को देखते हुए, अपनी कूटनीति से काम लिया, दूरदर्शिता से काम लिया, और उसने उस राजकीय चिन्ह और छत्रों को स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में जब ख्वारिज्म के शाह ने जब गजनी से यलदौज को उस पर आक्रमण किया और वो भागता हुआ पंजाब की तरफ आया। अब ये इल्तुतमिश के लिए एक सुनहरा अवसर था कि वो यलदौज की शक्ति से, उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकता था। और जब वो पंजाब तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया यलदौज ने, तो उसने इल्तुतमिश से भी सैन्य सहायता मांगी, क्योंकि वो उसको अधीन मानता था। अब इल्तुतमिश ने निर्णायक रूप से यलदौज की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया और वो सेना लेकर चला। और जो पानीपत का तराइन का जो मैदान है, जो ऐतिहासिक मैदान है, जिनमें 1191-92 तराइन के युद्ध हुए थे गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, उसी तराइन के मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में 1215 ईस्वी में दोनों के मध्य पर तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यलदौज को बुरी तरह से पराजित किया और उसको बंदी बना लिया गया और बदायूं भेज दिया गया और कैद कर लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद यलदौज की हत्या करवा दी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने यलदौज की शक्ति को अंत कर दिया, उसको दमन कर दिया।
आगे की जो बातें हैं हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।